का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। तो द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। यानी ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, केमिकल चेंज इन्वॉल्व है। अभी केमिकल चेंज क्या होता है, तो केमिकल चेंज देखते हैं। चेंज इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस loses its identity and a new substance with new property is formed। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन combines with oxygen to form water। देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल गैस। यानी ऐसा गैस बेटा जिसको एक स्पार्क मिल जाए तो पूरा के पूरा जल जाएगा। और जो ऑक्सीजन है ये कंबशन सपोर्टिंग गैस है। यानी अगर कहीं पे चिंगारी है और उस चिंगारी को तुम ऑक्सीजन का सप्लाई दे दो तो देखते ही देखते वो जो चिंगारी थी बड़ी बड़ी आग की लपटों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ऑक्सीजन सपोर्टिंग गैस है। आप देखो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, वाटर। और जो वाटर है, वाटर तो तुम जानते ही, ये ना ही कंबस्टिबल है और ना ही कंबशन सपोर्टिंग है। ये तो उल्टा आग को क्या करता, बुझाता। यानी जो वाटर है किससे बना है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। और उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। तो ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस बना, यानी इसमें कौन बना है, वाटर बना है। किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। और उसकी प्रॉपर्टी उन दोनों से बिल्कुल अलग है। अब जो केमिकल रिएक्शन है ये जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल, तो चलो ये टर्म को समझते हैं। अभी जैसे हमने वाटर लिए, वाटर को हमने फ्रीज करे। वाटर को जब हम लोग फ्रीज करते हैं तो क्या बन जाता है, आइस। और जब आइस को हम लोग हीट करते हैं तो वापस क्या बन जाता है, वाटर। यानी वाटर ठंडा करने पे काय में कन्वर्ट होता है, आइस में। और आइस गर्म करने में काय में कन्वर्ट होता है, वाटर में। तो ये कहलाएगा, ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। और जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं होते, वो कौन से रिएक्शन होते, फिजिकल। तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। अब अगर मैं बोलूं मिल्क, मिल्क से क्या बनाते हैं हम लोग, कर्ड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कर्ड से मिल्क बन सकता, मिल्क से कर्ड बन सकता, लेकिन कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता। तो ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। और जो रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं वो कौन से रिएक्शन होते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो कहीं पे अगर हमको पता करना है कि रिएक्शन केमिकल है या फिजिकल है, तो एक उसमें सबसे अच्छा मेथड है कि देखो वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो फिर वो फिजिकल है, और इरिवर्सिबल है तो फिर वो केमिकल है। अब जिस ऑर्डर में बेटा मैंने नोट्स लिखा हूँ उसी ऑर्डर के अंदर तुमको नोट्स लिखने हैं और अपने नोट्स बनाने हैं। आइडेंटिफाई एज फिजिकल और केमिकल चेंज। देखो बच्चों, फर्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस यानी आइस का पिघलना। जब आइस पिघलता तो बेटा कोई न्यू सब्सटेंस बनता नहीं, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। इसके लिए बेटा ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। इवैपोरेशन ऑफ वाटर, इवैपोरेशन ऑफ वाटर यानी वाटर को काय में कन्वर्ट करना, वेपर्स में। तो वाटर को जब हम लोग गर्म करते हैं, ऑन हीटिंग वाटर गेट कन्वर्ट्स इनटू वेपर, एंड ऑन कूलिंग वेपर गेट कन्वर्ट इनटू वाटर। यानी बेटा ये कौन सा प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और यदि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है
तो फिर ये कौन सा चेंज है बेटा? फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, बेटा कोल यानी कार्बन, और एयर के अंदर किससे कंबाइन होता है बेटा? ऑक्सीजन से, यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बेटा नया सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और वैसे भी सब जानते हैं कि ये रिएक्शन कैसा है, इस तरीके से आगे बढ़ सकता, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। लेकिन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कार्बन और ऑक्सीजन बनाने वाला नहीं है, यानी ये रिएक्शन के अंदर नया सब्सटेंस भी बन रहा और ये इरिवर्सिबल भी है। इसके वजह से ये क्या है? केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी आयरन का जंग पकड़ना। बेटा जो आयरन का जंग पकड़ना है, इसके अंदर क्या होता है? एक ब्राउन कलर का, देखो जब भी हम कोई नया आयरन का आर्टिकल लेते हैं तो वो क्या करता भाई? बहुत शाइन करता, लेकिन कुछ समय के बाद जब हम उसको क्या करते, एयर के अंदर खुला छोड़ देते, तो कुछ समय के बाद उसकी शाइन क्या होने लगती? कम होने लगती, और धीरे धीरे उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर क्या हो जाती है बेटा? डेवलप हो जाती है, एक ब्राउन लेयर। और ये ब्राउन लेयर किसकी रहती है बेटा? आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की। देखो इसमें एक नया सब्सटेंस बन गया है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और जिसमें न्यू सब्सटेंस बनता वो कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। अब कुकिंग ऑफ फूड सोचो बच्चों, फिजिकल है या केमिकल है? तो देखो वेजिटेबल्स को जब हम हीट करते, यानी बॉयल हीट जो भी करते, तो काय में कन्वर्ट होता? फूड में। तो क्या फूड को ठंडा करने पे वापस वेजिटेबल मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वेजिटेबल को आप बॉईल करो, गरम करो, आपको क्या मिलता? फूड मिलता। लेकिन उसी फूड को ठंडा करने पे क्या वेजिटेबल मिलती? तो नहीं। यानी ये कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल है तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। उसके बाद सारिंग ऑफ मिल्क इन समर, यानी दूध का खट्टा होना, यानी दही बनना। और दही बनना भी कौन सा चेंज है बेटा? इरिवर्सिबल चेंज है। और जो चेंज इरिवर्सिबल है वो क्या रहता? केमिकल चेंज। और ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता? सब्सटेंस which participates in a chemical reaction। एक ऐसा सब्सटेंस बेटा जो क्या करता? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता। CR का मतलब केमिकल रिएक्शन। और क्या करता? अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता, एंड लूज इट्स आइडेंटिटी। जबकि प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है सब्सटेंस which are formed during a chemical reaction and have different properties from that of reactant। जैसा बच्चों ये रिएक्शन देखो, कार्बन एंड ऑक्सीजन combines to form कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे, तो कार्बन और ऑक्सीजन कहलाएंगे रिएक्टेंट, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा? प्रोड्यूस हो रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा प्रोडक्ट। क्लियर बेटा? ऐसे सब्सटेंस
जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते वो कहलाते रिएक्टेंट, और जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं वो कहलाते प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बच्चों केमिकल इक्वेशन। अभी जैसे बच्चों हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रिएक्शन एक्सप्लेन करना है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines to form water। अब बेटा ये जो सेंटेंस है ये यूजुअली बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाता है और हमको केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन पढ़ना पड़ते हैं, तो ऐसा लिखना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटेंस को शॉर्टकट तरीके से लिखते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा? तो केमिकल इक्वेशन is a short hand method of representing a chemical reaction by using symbol and formula of the reactant and product। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा? एक शॉर्टकट तरीका है जिसके अंदर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंबल और फॉर्मूले का। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। तो देखो इसमें मैंने हाइड्रोजन का सिंबल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, तीनों के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सिंबल यूज किया और वाटर का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अगर आप तुम थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं यहाँ पे बच्चों को कुछ ऐसा करूँगा, यहाँ पे ऐसा कर दूंगा। ये कहलाता है बेटा बैलेंसिंग। ये कहलाता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग क्या होता? टू मेक इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हर एलिमेंट की गिनती को क्या कर दो? सेम कर दो। देखो जैसा यहाँ पे हम लोग ऐसा बॉक्स बना देंगे, ऐसा ऐसा बॉक्स बना देंगे। यानी बॉक्स बनाने का मतलब है कि हम अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। नो चेंज इज अलाउड इनसाइड बॉक्स। क्यों बेटा? क्योंकि अगर हम बॉक्स के अंदर चेंज करेंगे तो बेटा फिर वो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। यानी जैसे अगर अब H2 है, मैंने अंदर H3O कर दिया तो वो वाटर नहीं रहा, लेकिन यहाँ तो वाटर बन रहा। तो हम लोग अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, जो भी चेंज करना है वो क्या करना है? बाहर करना है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? देखो हाइड्रोजन कितने? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने? 4 है। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने? तो प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन कितने? 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में? 2 है। प्रोडक्ट साइड में कितने? यहाँ कुछ नहीं है, गिवन है। तो बेटा देखो ये 2 पूरे बॉक्स के बाहर है, बॉक्स में सबसे मल्टीप्लाई होगा जो जो बॉक्स में सबसे है, तो 2 1 जा 2। अब देखो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन की गिनती कितनी है? 4। प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन की गिनती कितनी है? 4। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं? 2। तो ये कहलाएगा तुम्हारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जैसा मैंने इसको पहले लिखा था, ऐसा लिखा था मैंने, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बॉक्स बना लो। देखो रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है? 2।
प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है? 2। रिएक्टेंट साइड में कितनी ऑक्सीजन है? 2। और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में कितनी है? 1। अब हुआ क्या बेटा, फिर एक ऑक्सीजन गायब हो गई, जबकि हम लोगों ने क्या सीखे थे क्लास 9th में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीखे थे। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब इस रिएक्शन में तो बेटा देखो एक ऑक्सीजन गायब हो गई। रिएक्टेंट साइड में कितनी ऑक्सीजन है? 2। और प्रोडक्ट साइड में कितनी ऑक्सीजन है? 1। यानी एक ऑक्सीजन क्या हो गई? गायब हो गई। यानी मास तो क्या हो गया? गायब हो गया। मास के ऑक्सीजन गायब हुई यानी कौन गायब हो गया? मास गायब हो गया। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको बोलता कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास ना ही बनेगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। फिर ये रिएक्शन में तो मास डिस्ट्रॉय होगा। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या रहे? वैलिड रहे। ठीक है, यानी जितना रिएक्टेंट में मास था उतना ही मास कहाँ पे होना चाहिए? प्रोडक्ट में। तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि हम लोग इक्वेशंस को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केमिकल रिएक्शंस आर बैलेंस्ड टू satisfy law of conservation of mass। ठीक है, अब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होता? तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर दोनों साइड पे एलिमेंट्स की गिनती क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। यानी जितने, जैसे अगर उदाहरण के तौर पे बात करूं मैं, ये जो रिएक्शन हमने लिखे हैं, रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट साइड में भी 4 होना चाहिए। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए बच्चों हमको सबसे पहले पता होना चाहिए केमिकल फॉर्मूला, और केमिकल फॉर्मूला पता होने के लिए हमको पता होना चाहिए उनकी वैलेंसी। तो ठीक है, ये चार्ट याद कर लो बच्चों। चलो टेबल याद कर लो बच्चों। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, इन सबकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। और कार्बन की कितनी होती है? 4। हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी होती है 1। नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी होती 1। नाइट्राइट, इसकी वैलेंसी होती 2। कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी होती 2। बायकार्बोनेट की वैलेंसी 1। सल्फेट की वैलेंसी 2। बायसल्फेट की वैलेंसी 1। फॉस्फेट की 2। और अमोनियम की 1। और बेटा एक बात और याद रखना, जैसे आयरन है, आयरन 2 वैलेंसी दिखाता, कुछ रिएक्शन में वो वैलेंसी 2 दिखाएगा और कुछ रिएक्शन में वैलेंसी 3 दिखाएगा। अब ये तुमको दिया रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा Fe2 ऑक्साइड, Fe2 ऑक्साइड, यानी इस रिएक्शन में आयरन कितनी वैलेंसी दिखाने वाला है? 2 वैलेंसी दिखाने वाला है। कहीं पे ऐसा लिखा है Fe रोमन नंबर में 3 ऑक्साइड, यानी इस रिएक्शन में आयरन की वैलेंसी कितनी होने वाली है? 3 होने वाली है। ठीक है, तो जिसके अंदर बेटा जो आयरन है रोमन नंबर में 2 लिखा है यानी वैलेंसी 2 दिखाने वाला है, 3 लिखा है तो वैलेंसी 3 दिखाने वाला है। ठीक है, तो जिसके अंदर बेटा बड़ी वैलेंसी रहती है, कभी कभी तुमको Fe सेकंड के बजाय वो लिख के दे देगा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, और Fe ब्रैकेट रोमन नंबर 3 की जगह लिख के दे देगा फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड। तो बेटा अगर ईक लिखा है, ईक, ईक लिखा है तो क्या दिखाएगा बेटा? ईक लिखा है तो इसका मतलब वो बड़ी वैलेंसी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? बड़ी वैलेंसी, फेरिक ऑक्साइड। और अस लिखा है तो क्या दिखाएगा? छोटी वैलेंसी दिखाएगा। ठीक है, नोट कर लो और ये बात को याद रखो। अब बच्चों हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करो, केमिकल रिएक्शन को
in terms of symbol एंड फॉर्मूला लिख लो। सेकेंड स्टेप में क्या करो, बॉक्स बना लो। बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं करना है, जो भी चेंज करना है वो कहाँ चेंज करना है, बाहर चेंज करना है। तीसरा, नंबर ऑफ एटम्स लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स लिख लो। ठीक है। चौथा, सबसे पहले किसको बैलेंस करो, मेटल को। मेटल के बाद किसको बैलेंस करो, नॉन मेटल को। और नॉन मेटल के बाद किसको बैलेंस करो, हाइड्रोजन को। और सबसे आखिरी में बैलेंस करो ऑक्सीजन को। अब कौन मेटल और कौन नॉन मेटल है, तो देखो बच्चों, ये बच्चों देखो यहाँ पे जो येलो रंग से करके रखे हैं, ये नीचे वालों को छोड़ के बच्चों, ये नीचे वालों को छोड़ के ये जो ऊपर वाले येलो रंग से करके रखे हैं, ये सब क्या है बच्चों, मेटल्स है। येलो रंग वाले सब मेटल्स है, ये मेटल्स है। और जो पिंक रंग वाले ये सब नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो याद रखना है, पहले किसको बैलेंस करना है, पहले मेटल को बैलेंस करना है। मेटल के बाद किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल को। और यदि नॉन मेटल को बैलेंस करने में मेटल फिर से अनबैलेंस हो गए तो वापस मेटल को बैलेंस करो। स्टेप याद रखो, सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को। मेटल के बाद किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को। नॉन मेटल के बाद किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। और सबसे आखिरी में किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। अब बैलेंस करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग सिखा सकते हैं, उसमें कोई आर्ग्यू नहीं है। जो मेथड अच्छा लगे उसको सीखो और करो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। पहला मेथड, पहला रिएक्शन, हम लोग शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म वाटर। अब बेटा एक बात याद रखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी गैस है ये सब बच्चों डाई एटॉमिक गैस है। डाई एटॉमिक, नाइन्थ में पढ़े डाई एटॉमिक, यानी कभी भी हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, तुमको उसको H नहीं बनाना है, इसको क्या बनाना है, H2। क्योंकि डाई एटॉमिक है, हमेशा उसके कितने एटम्स रहेंगे, 2 एटम्स रहेंगे। ऑक्सीजन का सिंबल O है, लेकिन ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैस है, तुमको O2 बनाना है, F की जगह F2 बनाना है, क्योंकि हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एज अ डाई एटॉमिक। तो देखो हाइड्रोजन की जगह में बनाऊंगा H2, ऑक्सीजन की जगह O2 और वाटर की जगह H2O। अब मैं इन पे बॉक्स बना दूंगा। बॉक्स बनाने का यही मतलब है कि अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते बॉक्स के अंदर, क्योंकि बॉक्स के अंदर अगर मैंने कुछ भी चेंज किया तो फिर वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, तो अंदर चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, देखो हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2। प्रोडक्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है, 2। रिएक्टेंट साइड में कितनी ऑक्सीजन है, 2। प्रोडक्ट साइड में कितनी ऑक्सीजन है, 1। अब देखो मेटल्स है, कोई कोई मेटल्स नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के कोई नॉन मेटल है नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो चलो अब इनको ही बैलेंस करना है। तो देखो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, 2-2 है क्या नहीं। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 2 और 1 का एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम कितना आता बेटा, 2 आता। 2 और 1 का एलसीएम कितना आता, 2 आता। तो बेटा 2 1 जा 2, यानी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और 1 2 जा 2, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। और जैसा कि तुम मैथ्स में जानते हो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं आता, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, उसको हटाए थे हम लोग। अब देखो हमने क्या कर रहे बेटा, हमने प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करे, 2 से। तो देखो बेटा प्रोडक्ट साइड में ये ऑक्सीजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। बेटा जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन तो 2 होंगी, कोई डाउट नहीं, ऑक्सीजन 2 हुई, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। अब देखो बेटा इनकी गिनती बिगड़ गई, 2 और 4। बेटा 2 और 4 का एलसीएम कितना आता, 4। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। अगेन 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, तो इंटू 1 हटा दो। यानी इसका मतलब बेटा रिएक्टेंट साइड के हाइड्रोजन को
किससे मल्टीप्लाई करो 2 से। तो देखो बेटा ये है रिएक्टेंट साइड का हाइड्रोजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो बेटा क्या दोनों सेम हो गए, 4 4 हाँ सेम है, 2 2 सेम है, यानी ये रिएक्शन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, देखो बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी बेटा कैसा गैस है, डायटोमिक N2, हाइड्रोजन भी कैसा गैस है, डायटोमिक H2, कंबाइंस टू फॉर्म अमोनिया। अब बेटा देखो अमोनिया किससे बन रहा, तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बन रहा। बेटा नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1। बेटा अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा NH3, NH3। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गई, हमने सिंबल और फॉर्मूले में रिएक्शन को लिख लिया। अब बॉक्स बना लो, बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब ये है बेटा रिएक्टेंट साइड और ये है प्रोडक्ट साइड। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। रिएक्टेंट साइड में कितने नाइट्रोजन है, 2। प्रोडक्ट साइड में कितना नाइट्रोजन है, कुछ भी नहीं यानी कि 1। फिर हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2, और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3। देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो छोड़ देना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ छोड़ दो तो कौन बचता है, नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन मेटल है, नहीं, नाइट्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। तो इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। देखो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 2। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये मैं बार बार बोल रहा कि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट साइड के नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट साइड के नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो बेटा नाइट्रोजन तो 2 हुए, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि मेटल तो है ही नहीं, हम नॉन मेटल को कर चुके बैलेंस। नॉन मेटल के बाद किसकी बारी आती है, हाइड्रोजन की। 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6। 6 1 जा, मैं बार बार बोला कि 1 से तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम इंटू 1 को हटा देते हैं। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 3 से, यानी रिएक्टेंट साइड के हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से। तो ये है बेटा रिएक्टेंट साइड का हाइड्रोजन, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। देखो कितने हाइड्रोजन हो गए, 6, और देखो यहाँ पे भी कितने हैं, 6। देखो बेटा 2 2 6 6, दोनों साइड क्या हो गए, नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, सेम हो गए। और रिएक्शन को हम क्यों बैलेंस करते हैं बेटा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन के अंदर एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, यानी दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। बच्चों कुछ कॉमन एसिड्स याद रखो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये कुछ कॉमन एसिड्स है बच्चों जो तुमको जिनके फॉर्मूले याद रखना है। तो देखो बेटा जिंक, जिंक का सिंबल Zn, किससे रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 टू फॉर्म जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। जिंक का सिंबल क्या होता है बेटा, Zn, सल्फेट का सिंबल क्या होता है, SO4। ठीक है, इसको हम लोग हमेशा काय में लिखते थे, ब्रैकेट में, याद करो क्लास 9 में सीखे थे। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2, ये बात याद रखनी, टेबल में नहीं है। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, 2। सल्फेट की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2। 2 1 जा, 2 1 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ZnSO4। ठीक है, और साथ में क्या बन रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस, यानी H2। मैंने हमेशा बोला हाइड्रोजन को H2। अब देखो बेटा ये 1 था, 1 था, इसके लिए मैं SO4 को ब्रैकेट में लिखूं या नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पे 1 के बजाय कुछ 2 3 होता बेटा, फिर उसका इंपॉर्टेंस था, फिर हम उसको ब्रैकेट में लिखते थे। अब ये है रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड। सबसे पहले बॉक्स बना लो, बॉक्स बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है,
कि अंदर कोई चेंज नहीं करो। अब देखो रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, सबसे पहले बात करते हैं जिंक की। रिएक्टेंट साइड में कितना जिंक है? 1। प्रोडक्ट में भी कितना जिंक है? 1। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। रिएक्टेंट साइड में कितना हाइड्रोजन है? 2। प्रोडक्ट साइड में कितना हाइड्रोजन है? 2। फिर बात करते हैं सल्फर की। रिएक्टेंट साइड में कितना सल्फर है? 1। प्रोडक्ट साइड में कितना सल्फर है? 1। ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन है? 4। और प्रोडक्ट साइड में भी कितना ऑक्सीजन है? 4। अब देखो बेटा ये रिएक्शन 1 1 2 2 1 1 4 4, इसमें तो ऑलरेडी दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या है? सेम है। तो रिएक्शन क्या है बेटा? पहले से ही बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इससे हमने आयरन की बात किए थे कि आयरन reacts with oxygen to form iron second oxide। बेटा आयरन सेकेंड ऑक्साइड भी बनता और आयरन थर्ड ऑक्साइड भी बनता। आयरन दो तरीके की वैलेंसी बताता। तो देखो आयरन का सिंबल Fe किसके साथ रिएक्ट कर रहा? ऑक्सीजन, तो O2। और क्या बन रहा? आयरन सेकंड ऑक्साइड। आयरन का सिंबल Fe, ऑक्साइड का सिंबल O। आयरन की वैलेंसी कितनी है? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी रहती है? 2। 2 1 जा 2 1 जा, तो ये हो जाएगा FeO। ये आयरन सेकंड ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करना है, दोनों तरफ बॉक्स बना दो। ये बॉक्स बना लिया, ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड। आयरन की बात करते हैं कि रिएक्टेंट साइड कितने आयरन के एटम है? तो रिएक्टेंट साइड आयरन का एक ही एटम है। और प्रोडक्ट साइड भी देखो आयरन का एक ही एटम है, कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 है। ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट साइड में कितनी है? 2। और प्रोडक्ट साइड में कितनी है? 1। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन को छोड़ दो तो कौन बचा? आयरन। आयरन क्या है? मेटल है और ऑलरेडी बैलेंस है। इसके बाद हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, तो इनके अलावा तो और कोई, इस मेटल के बाद और कोई नॉन मेटल है ही नहीं, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है? 2। 2 1 जा, अभी तुमको पता है यार 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। यानी प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन को, प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन बेटा आयरन भी कितने हो गए? 2 हो गए। अब फिर से आयरन को बैलेंस करो। ठीक है, तो देखो 1 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 2। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। यानी रिएक्टेंट साइड के आयरन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। देखो आयरन कितने हो गए? 2। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं आता। तो देखो 2 2 2 2, यानी रिएक्शन क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। अब यही देखो बच्चों, इसके बाद वाला रिएक्शन, आयरन combines with oxygen to form iron third oxide। आयरन का सिंबल Fe, थर्ड लिखा है, इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा? 3 है। ऑक्सीजन का सिंबल O, और बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो बेटा ये बन जाएगा Fe2O3। Fe2O3। अब क्या करो, इन पे बॉक्स बना दो। बॉक्स बना दिए। अब देखो बेटा रिएक्टेंट साइड आयरन कितना है? तो रिएक्टेंट साइड एक ही आयरन है। प्रोडक्ट साइड कितने आयरन है? 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितनी है? 2 है। और प्रोडक्ट साइड कितनी है? 3 है। ठीक है, हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। देखो कोई मेटल है? हाँ भाई Fe मेटल है, इसको बैलेंस करते हैं। 1 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 2। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। यानी रिएक्टेंट साइड के Fe को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। और 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं आता।
अब देखो 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको 2 से, यानी रिएक्टेंट साइड के ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से। अब देखो ये ऑक्सीजन तो 6 है, लेकिन ये चक्कर में आयरन कितने हो गए 2 2 जा 4 हो गए, यानी फिर से अलग हो गए 2 और 4। बेटा 2 और 4 का एलसीएम कितना आता 4, 2 2 जा 4, ठीक है, यानी रिएक्टेंट साइड के आयरन को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो देखो बेटा ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसको हटा के हम लोग लिख लेते हैं 2 2 जा 4। अब देखो बेटा क्या है बैलेंस हो गए, हाँ 4 4 6 6। अगर नहीं समझे तो बच्चे उसको रिपीट करो, वीडियो को देखो। इसका मतलब बेटा आयरन कितने ऑक्साइड बना था 2 ऑक्साइड बना था, एक इसकी ऑक्साइड है FeO, इसमें इसकी वैलेंसी कितनी है 2 है, ये कहलाती फेरस ऑक्साइड, और एक है Fe2O3, ये कहलाती फेरिक ऑक्साइड, और जो इन दोनों का मिक्सचर है इन दोनों को मिला दो तो अब कितना हो जाएगा Fe3O4, देखो ना 1 और 2 कितना हो गया 3, 1 और 3 कितना हो गया 4, ये कहलाती मैग्नेटिक ऑक्साइड। मिक्सचर ऑफ फेरस एंड फेरिक ऑक्साइड ऑफ आयरन इज नोन एज मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, CH4 ये बेटा मीथेन होता, कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब फिर से बेटा वही काम करना है, बॉक्स बना लो ताकि हम अंदर कोई चेंज ना कर पाए। अब ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड, देखो कार्बन रिएक्टेंट साइड में कितने कार्बन है 1, प्रोडक्ट साइड में कितने कार्बन है 1, फिर हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है 4, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2, फिर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितनी ऑक्सीजन है 2, और प्रोडक्ट साइड में कितने देखो बेटा 2 और ये 1, कितनी है 3 है। अब देखो इनमें कोई मेटल है क्या, कोई मेटल नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, ये जो बचा ये क्या है नॉन मेटल, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब किसको बैलेंस करते हैं हम लोग, तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। देखो 4 और 2 एलसीएम कितना आता बेटा 4 आता, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी प्रोडक्ट साइड के हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो देखो हाइड्रोजन तो 4 हो गए, लेकिन ये चक्कर में ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो ये कितना हो गया 2 और ये 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। क्या समझ में आया बेटा, ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4, ठीक है। अब 2 और 4 का एलसीएम कितना होता 4 होता, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं आता, तो हम उसको हटा देते, ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी रिएक्टेंट साइड की ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब देखो 1 1 4 4 4 4, यानी रिएक्शन क्या हो चुका है बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है बच्चों। रिएक्शन को बैलेंस करना भी हुआ नहीं है, आज मैं कम ही काम अपलोड कर रहा क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद तुम लोग भी पढ़ रहे होंगे, एकदम से पढ़ाई का बर्डन आएगा तो फिर इतना काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आज मैं जितना कराया हूँ उसके नोट्स अच्छे से बनाओ, यहाँ तक करो। अभी हम लोग का बैलेंसिंग करना ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग और अभी कल का दिन पूरा बैलेंसिंग पे लगाएंगे, क्योंकि अगर केमिस्ट्री के अंदर हमको केमिकल इक्वेशंस नहीं आते, उनको बैलेंस करना नहीं आता, तो फिर केमिस्ट्री के अंदर हमको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में जगह जगह पे रिएक्शंस लिखना जरूरी होता,
और रिएक्शन को लिखने के साथ साथ उनको बैलेंस भी करके आना चाहिए। तो बच्चों ध्यान लगाओ, करो, मेरे को फीडबैक दो क्या है क्या नहीं, कल मिलते हैं।